हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। हम कर रहे थे जनरल साइंस घटना चक्र का। बायो का हमने पहला चैप्टर कर लिया था और आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। पहला चैप्टर जो हमने किया था उसका नाम था सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। आज दूसरा चैप्टर कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज्ड अप्रॉक्सीमेटली। तो धरती पे ज़िंदगी कब शुरू हुई उसका लगभग का आसपास का साल बताना है आपको। अप्रॉक्सीमेटली कितने साल पहले हुई। आपके ऑप्शन है बिफोर 20,000 ईयर्स, बिफोर 2 लाख ईयर्स, बिफोर, ये वही ऑप्शन शायद दे दिया है दोबारा से, और डी में दिया है आपका लगभग 2 ट्रिलियन ईयर्स हो, 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका डी। तो नीचे ऑप्शन देख लेते हैं, डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। और देख लेते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें लिखा है द एज ऑफ अर्थ इज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स। दिस डेटिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम रेडियोमेट्रिक एज dating of meteorite materials and is consistent with the radiometric ages of the oldest known terrestrial and lunar samples. According to recent proof, the life on Earth emerged about 2 billion years ago. तो इसमें आपका दिया हुआ है ऑप्शन में कि 2 बिलियन ईयर्स अगो आपकी लाइफ जो है अर्थ पे इमर्ज हुई थी और अर्थ की एज बताई जा रही है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि अर्थ कितने साल पहले इमर्ज हुई थी। अर्थ की एज क्या है, 4.6 बिलियन ईयर्स। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है ए ब्लू ग्रीन एल्गी, बी फंगाई, सी अमीबा या डी यूग्लिना। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देख लेते हैं अगला। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। बाय प्रोड्यूसिंग गैसियस और ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, they played a greater role in dramatically changing life forms on earth by stimulating biodiversity. देखिए इसमें बताया गया साफ साफ कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपके ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ के। ये अपनी एनर्जी किससे लेते हैं, फोटोसिंथेसिस से। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी किससे एनर्जी लेते हैं, ये लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। और इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है इनको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, द बुक ओरिजिन। देखिए बुक्स, ये ऐसी बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए आपके 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है पीपीएससी में। द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वॉज रिटन बाय। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ किसने लिखी थी। तो आपके ऑप्शन हैं ए लिनायस, बी लमार्क, सी मेंडल या डी डार्विन या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो बीपीएससी में एक पांचवा ऑप्शन दिया जाता है तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख के चला जाता है बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में। आप ध्यान रख के चलिएगा कि इस ऑप्शन का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डार्विन। तो डार्विन ने थ्योरी दी थी, बुक का नाम था उनकी द बुक ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो इसमें देखिए इनकी बुक का पूरा नाम दे रखा है। तो चार्ल्स डार्विन एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन। क्या एक्सप्लेन किया था उन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन, इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसका 1859 में ये बुक आई थी। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, 1859 में ये बुक आई थी। इसका पूरा टाइटल बुक का पूरा टाइटल था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड बी द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसे फाउंडेशन कहा जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन को लेके वो किस पे बेस्ड थी? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका ऊपर के दिए गए तीनों ऑप्शन सही हैं, आपके सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। Charles Robert Darwin was an English geologist and best known for his contribution to evolution theory. Darwin published his theory of evolution in his book on the origin of species 1859। अभी देखिए हमने पढ़ा था इसको। और it states that species of organisms arise and develop through the natural selection of small inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive and reproduce। इंडिविजुअल की कौन सी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी बता रहे हैं? कॉम्पीट करता है, मतलब लड़ता है थोड़ा सा, सरवाइव करता है उसी को, और रिप्रोड्यूस करता है नई जनरेशन के लिए। इसी को डार्विनियन थ्योरी कहा जाता है। तो थोड़ा ध्यान से इसको रखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? अभी हमने ऊपर ही देखा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किनके द्वारा दी गई है? डार्विन जी के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ? ये भी वही, ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हु एक्सप्लेन द, पहली बार किसने बताया था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका लेमार्क। लेमार्क का नाम याद रखिएगा। लेमार्क ने हमको बताया था द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, उसमें छोटा सा लिख लीजिए फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को पहली बार किसने एक्सप्लेन किया था? तो लेमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लेमार्क इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1801। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टू द पब्लिक। इन 1809 दिस थ्योरी वॉज पब्लिश्ड इन हिज बुक फिलोसफी जोलॉजिक। तो इसमें आप देखिए कहाँ से है, पहले इसमें 3-4 और फैक्ट्स आपके मिलते हैं। पहला है वो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे लेमार्क, उनकी बुक का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दी गई है? लेमार्क के द्वारा, ठीक है। और कब इन्होंने पहली बार प्रेजेंट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 1801 में। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पहली बार पब्लिक इन्होंने ही किया था। 1809 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी फिलोसफी जूलॉजिक। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर बन सकता है आपका। आप कोशिश कीजिएगा कि ये सारे फैक्ट्स को आप सही से संभाल के अच्छे से लिख लें और याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई? म्यूटेशन थ्योरी, अभी देखिए हमने 2 थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इसके बाद पढ़ी हमने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमने पढ़ा अभी किसके द्वारा था? डार्विन के द्वारा। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पहली बार किसने एक्सप्लेन किया था? तो ये था लेमार्क। और तीसरा अब ये पढ़ रहे हैं म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी मतलब अपने आप को जो समय के हिसाब से बदलाव कर लेती है बॉडी जिसकी, तो उसी को म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा इनंसिएट किए गए थे, मतलब बताई गई थी? तो इसके आंसर, इसके ऑप्शन आपके हक्सले, बी डार्विन, सी लेमार्क, या डी ह्यूगो डी वेरेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ह्यूगो डी वेरेज ने इसको बताया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। ह्यूगो डी वेरेज is known for his mutation theory of evolution. According to him, new species are not formed by continuous variations but by the sudden appearance of variations, which he named as mutations. He stated that mutations are heritable and persist in successive generations. तो इन्होंने जो बताया था कि म्यूटेशन जो होता है वो सडन नहीं होता, वो सडन होता है, एक धीरे धीरे नहीं बनता, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं होता रहता है, सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस होते हैं, उसी को इन्होंने नाम दिया था म्यूटेशंस। और जो म्यूटेशन है वो हेरिटेबल होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, और परसिस्ट करता है, आने वाली जनरेशन्स में वो रहता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, थ्योरी म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा? ह्यूगो डी वेरेज के द्वारा दी गई थी।
अगला देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक साथ ही दे दिए हैं लग रहा है मुझे। 3-4 थ्योरी के नाम दिए हैं, 4 थ्योरी के नाम दिए हैं और 4 आपके किसने उनको दिया था उनके नाम दिए हैं। तो देख लेते हैं, मैच करना है इनको। तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन एक तरफ दिया है, एक तरफ दिया है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अगला दिया है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, और डी दिया है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो अभी हमने देखा थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, अभी हमने देखा था किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी ह्यूगो डी वेरीज के द्वारा। डी वेरीज के द्वारा म्यूटेशन थ्योरी दी गई थी। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई थी, अभी हमने देखा था डार्विन के द्वारा। अगला दिया है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है बीगल एंड टैटम के द्वारा। बीडल एंड टैटम के द्वारा ये इसको दिया गया 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस का। और अगला जो लास्ट दिया गया ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, ये अपने आप ही बन जाता है जैकब एंड मोनोड के द्वारा दिया गया है। जैकब एंड मोनोड के द्वारा इसको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, 4 3 2 1। तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा, कहाँ पे दिया है ऐसा, ये दिया है ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी में। IAS प्री 1998 का ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था म्यूटेशन थ्योरी डी वेरीज, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस बीडल एंड टैटम, एंड ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जैकब एंड मोनोड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन का मेन फैक्टर क्या है, तो क्या वो म्यूटेशन है, अचीव्ड क्वालिटी, वजाइनल बर्थ, या नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी देखते हैं हम इसमें। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन एक बेसिक मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का। अगले क्वेश्चन को आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका आया है, और अगला क्वेश्चन यहाँ आपका आ जाता है, सॉरी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन द लॉस ऑफ द लिम्ब्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेना ऑफ। जब स्नेक्स में लिम्ब्स खो जाती हैं तो वो किसका कौन सा फिनोमेना होता है, तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, बी एडेप्टेशंस ऑफ टू लिविंग इन बरोज, या सी नेचुरल सिलेक्शन, या डी इनहेरिटेंस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। लेमार्किज्म या लेमार्किन इनहेरिटेंस, तो ये लेमार्किज्म, इसमें देखिए पहला वर्ड लिखा है लेमार्किज्म। तो is the idea that an organism can pass one characteristics that it acquired during its lifetime to its offspring, also known as the inheritance of acquired character। देखिए लेमार्क की हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो वहीं इसी की थ्योरी के द्वारा ये बताया जा रहा है। तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर लेमार्क who incorporated 2 ideas into his theory of evolution। 2 आइडिया उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बताए थे, विच आर कंसिडर्ड टू बी जनरली ट्रू। इनको असल आज तक इनको थोड़ा बहुत सच माना जाता है, इसको आधार मान के बात की जाती है। पहला है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। पहला है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स में क्या बताया जाता है कि इंडिविजुअल्स लूज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन दे डू नॉट रिक्वायर और यूज एंड डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूजफुल। देखिए जैसे एनवायरनमेंट में किसी को डालेंगे तो शायद शुरुआत में उसको दिक्कत हो, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होंगे ज़रूरत के उसको वो रख लेगा, उसको डेवलप करेगा, और जो नहीं होंगे उनको वो हटा देगा अपने अंदर से। तो ये यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स है। दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, यानी कि इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल इनहेरिट्स द एक्वायर्ड ट्रेड्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर से, इनहेरिटेंस का मतलब भी होता है कि हमारे प्रेडिसेसर से, हमारे पिछले पूर्वजों से हम तक आती है चीज़ें, तो इसको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स कहा जाता है। तो ये 2 थ्योरी उनके द्वारा दी गई थी, 2 आइडियाज़ दिए गए थे उनके थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एज एक्सप्लेन्ड बाय लेमार्क, द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेना ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो स्नेक अपने इसलिए लिम्स खो देते हैं क्योंकि वो यूज़ ऑफ डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स करते हैं।
इस फिनोमेना के द्वारा वो करते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रीज़न ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स इज। तो लार्ज स्केल डाइवर्सिटी जो होता है अमंग द ऑर्गेनिज्म, क्यों होती है इतनी डाइवर्सिटी? पहला एडेप्टेशन, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन, म्यूटेशन या पॉलीप्लॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 11th का? ये हो जाएगा म्यूटेशन के द्वारा। म्यूटेशन थ्योरी अभी हमने पढ़ा किसके द्वारा दी गई थी? म्यूटेशन थ्योरी अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा ह्यूगो डी वेरीज के द्वारा। इस तरह रिवाइज होता रहेगा आपकी चीज़ें, आप ध्यान रख के चलिएगा। जहाँ म्यूटेशन शब्द आए तो आपको याद आना चाहिए कि आपकी म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? ह्यूगो डी वेरीज ने दी थी। आपको ये रिवाइज रहेगी चीज़ें, याद रहेंगी चीज़ें ऐसे लंबे समय तक। तो म्यूटेशन के द्वारा लार्ज स्केल डाइवर्सिटी होती है, क्यों ऐसा है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 3 बेसिक एंड 3 accessory factors have been recognized to provide genetic variability of the gene pool of the population. Amongst the basic factors, gene and chromosomal mutations have been recognized as the ultimate sources of biological changes and hence the ultimate raw material of evolution. तो जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस की तरह, तो इसीलिए अल्टीमेट रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन हो जाता है। तो gene recombinations, the third basic factor, then increases the variability of individual genotypes in the population. तो जो थर्ड बेसिक फैक्टर है जीन रिकॉग्निशन, ये वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल जीनोटाइप्स में पॉपुलेशन के। तो 3 बेसिक और 3 एक्सेसरी फैक्टर्स में से क्या हो गया आपके? 3 बेसिक फैक्टर्स क्या होगा? जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड जीन रिकॉम्बिनेशंस। जीन, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड जीन रिकॉम्बिनेशंस, इसके 3 बेसिक फैक्टर्स हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज। इसका लेटेस्ट एंसेस्टर हमारे किसको माना जाता है? जावा मैन, क्रो मैग्नन मैन या निंडरथल मैन या पेकिंग मैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रो मैग्नन मैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नन मैन। तो क्रो मैग्नन मैन को फर्स्ट अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस कहा जाता है और ये इनके द अर्लीस्ट नोन रिमेन्स ऑफ द क्रो मैग्नन लाइक ह्यूमंस आर रेडियो कार्बन डेटेड टू 43,000 ईयर्स अगो। तो इसको बताया जाता है कि लगभग 43,000 साल पहले ये थे हमारे, और ये क्रो मैग्नस जो होते हैं काफ़ी रोबस्टली बिल्ट होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी ताकतवर होते थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? आर्कियोपेट्रिक्स इज मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ। थोड़ा प्रिंट का थोड़ा सा गड़बड़ अभी भी चल रहा है, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है इसका। अगला क्वेश्चन है आर्कियोपेट्रिक्स इज मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड, रेप्टाइल ऑफ ट्रायसिक पीरियड या रेप्टाइल ऑफ बोथ ट्रायसिक एंड जुरासिक पीरियड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, ये है जुरासिक पीरियड की मोस्ट एंशिएंट बर्ड है। जुरासिक एज से रिलेट करती है। पहले तो ये याद रखिएगा किस एज से आर्कियोपेट्रिक्स बिलोंग करते हैं। जुरासिक पीरियड, जुरासिक एज से ये बर्ड काफ़ी एंशिएंट बर्ड ये रिलेट करती है। तो इसका देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन। आर्कियोपेट्रिक्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड एव्स। एव्स और रेप्टिलिया के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है ये, और इट इज़ अ क्रिएचर ऑफ बाय इन विच वी फाउंड द कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड। तो रेप्टिलिया यानी कि रेप्टाइल्स हो गए आपके, जैसे स्नेक्स हो गया, और एव्स मतलब हो गया बर्ड्स। तो आर्कियोपेट्रिक्स डेटिंग बिटवीन 150 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड व्हेन मैनी डायनासोरस लिव्ड। जब बहुत सारे डायनासोर रहते थे तभी आर्कियोपेट्रिक्स की भी एज मानी जाती है। जिसको जुरासिक पीरियड के अंदर डायनासोर्स का पीरियड क्या माना जाता है? जुरासिक पीरियड माना जाता है। आपने जुरासिक पार्क की मूवी देखी होगी, इसी नाम पे इसको डाला गया है, जुरासिक पीरियड। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन बर्ड्स है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन बर्ड्स है। इट इज़ द फर्स्ट बर्ड एंड मॉडिफाइड फॉर्म रेप्टाइल्स। ये रेप्टाइल से मॉडिफाइड हुआ था, मॉडिफाइड फ्रॉम रेप्टाइल्स, एंड ये फर्स्ट बर्ड मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एनिमल। अभी देखिए हमने जस्ट ये क्वेश्चन किया है, एक्सप्लेनेशन में ऊपर पढ़ा है। तो ये रेप्टिलिया एंड एव्स के बीच में आपका ऑप्शन थे एम्फीबिया एंड एव्स, रेप्टिलिया एंड एव्स,
रेप्टिलिया एंड मैमेलिया या एव्स एंड मैमेलिया? तो इसका राइट आंसर होगा रेप्टिलिया एंड एव्स के बीच में ये बर्ड्स या और रेप्टाइल्स के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। तो एव्स मतलब होता है बर्ड्स। तो अगला देख लेते हैं, मैमथ इज द एंसेस्टर ऑफ, मैमथ किसका एंसेस्टर है? डॉग, हॉर्स, कैमल या एलिफेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंट। तो ये एक्सटिंक्ट मैमथ इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू टुडेज अफ्रीकन एलिफेंट और या एशियन एलिफेंट। अफ्रीकन जो पुराने जो मैमथ होते थे वो आज के एशियन और या अफ्रीकन मैमथ एलिफेंट से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं। मॉडर्न एलिफेंट्स आर वूली modern elephants and woolly mammoths share a common ancestor that lived about 6 million years ago। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज का ये। अभी देखिए मैंने आपको बताया था जुरासिक पीरियड में इसमें कई सारे एरा भी होते हैं। तो इस पीरियड में देख लेते हैं, डायनासोरस वर इन पैलियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा या प्लीस्टोसीन एरा? किस में होते हैं डायनासोर्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेसोजोइक एरा के होते हैं डायनासोर्स। डायनासोर्स किस में थे? मेसोजोइक एरा में थे। हमारा एक पीछे क्वेश्चन छूट गया है मुझे लगता है जहाँ तक है। ये इसी में पूछा गया है, डायनासोर्स वर ये कौन से पीरियड से थे? सेनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, पैलियोजोइक एम्फीबियंस या मेसोजोइक रेप्टिलिया? तो मेसोजोइक देखिए इसमें देखिए अलग अलग आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए मेसोजोइक भी दो तरह से दिया गया, एक बर्ड्स एक रेप्टाइल्स। तो डायनासोर्स अधिकतर किस में जोड़ा जाएगा? इसको रेप्टिलिया वाले एज में इसको जोड़ दिया जाएगा। मेसोज देखिए इसमें देखिएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मेसोजोइक रेप्टाइल्स। तो द मेसोजोइक एरा इज द एज ऑफ डायनासोर्स एंड लास्टेड ऑलमोस्ट 180 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम approximately 250 to 65 million years ago. This era includes 3 well-known periods. इस एरा में 3 वेल नोन पीरियड्स माने जाते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। देखिए एरा के अंदर कई सारे पीरियड्स होते हैं, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट वेल नोन पीरियड्स से एरा के अंदर वो थे ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड हो गया, इसमें 3 पीरियड हो गए। तो ये तीनों पीरियड्स किसके अंदर आएंगे? मेसोजोइक एरा के अंदर आ जाएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोजोइक रेप्टाइल्स। हालांकि यहाँ बर्ड्स भी दिया था पर बर्ड्स नहीं होगा, मेसोजोइक रेप्टाइल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी यही दिया था आपका कि डायनासोर्स वर इन मेसोजोइक एरा। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये देख लेते हैं। IAS परीक्षा 2009 में आया था ये। विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? इसमें से सही सीक्वेंस क्या है बताइएगा आप। ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, टॉर्टोइज, हॉक या सैलमेंडर, पाइथन, कंगारू या फ्रॉग, क्रैब या प्रॉन? तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सैलमेंडर, पाइथन एंड कंगारू। तो इसका देखिए हमको बताना है इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्ट, इसके हिसाब से बताना है हमको। तो क्यों है ऐसा, अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो सैलमेंडर इज ए टेल्ड एम्फीबियन विच अपीयर्ड अबाउट 360 मिलियन ईयर्स अगो। टेल्ड एम्फीबियन होता है सैलमेंडर। अब पाइथन एक रेप्टाइल होता है विच अपीयर्ड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, जबकि कंगारू एक पाउच्ड मैमल होता है या मार्सुपियल और मार्सुपियल विच अपीयर्ड अबाउट 145 मिलियन ईयर्स अगो। ये 145 साल पहले हुआ था। तो 360 में सैलमेंडर मिलियन ईयर्स अगो, 360 मिलियन ईयर्स अगो की बात होगी तो सैलमेंडर, 300 मिलियन साल पहले कंगारू और 145 साल पहले आपका 300 सॉरी मेरी गलती हो गई, पाइथन 300 साल पहले होता है, सैलमेंडर 360 और कंगारू 145 साल पहले था। जिसका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सैलमेंडर, पाइथन एंड कंगारू। तो आज का चैप्टर हम यहीं रोकते हैं ये वीडियो। और मुझे आशा है कि शायद ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और बस आज के लिए बस इतना ही। हम इसके और भी वीडियोस ला रहे हैं जल्दी और भी कोर्सेज को साथ कंप्लीट करने के हमने बारे में सोचा है। तो आप इसको पढ़ते रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।